राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने इसके 6th टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने सैफुनिया और मिकदाद के लव स्टोरी के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि इस लव स्टोरी ने किस तरह हम्माद मियाँ के वजूद को झकझोर कर रख दिया था। बावजूद उसके हम्माद मियाँ ने चुप्पी बनाए रखने में ही अपनी बेहतरी समझी। आज से हम इसके 7th टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और एक अन्य छूटे हुए किरदार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का 7th टॉपिक है प्यास। प्यास मतलब थर्स्ट। तन्नू मेजर हसन बनकर लौटा और ये तन्नू वही किरदार है जिसके बारे में कहा जाता था कि सैफुनिया द्वारा नकार दिए जाने पर इसको इतनी बेइज्जती महसूस हुई कि ये उसी रात गंगौली से भाग गया और फौज में अपनी उम्र 1 साल ज्यादा बढ़ाकर वहां भर्ती हो गया। तन्नू मेजर हसन बनकर लौटा। उसके चेहरे से मियाँपन की नरमी खत्म हो चुकी थी और चेहरा बरसात में भीगकर अकड़ जाने वाले जूते की तरह सख्त हो गया था। उसकी छोटी छोटी आंखों में ख्वाबों की चमक की जगह एक डरी डरी सी बेपरवाही आ गई थी। गंगौली से जाने के बाद सैफुनिया उसे एक दिन भी याद नहीं आई थी। अब उसके बक्स में कई लड़कियों की तस्वीरें थी। उन लड़कियों के नाम वह भूल चुका था। उसे तो बस उनके बदन याद रह गए थे। इटली की एक लड़की से तो वह ब्याह करते करते रह गया। अब भला उन मिस्री, हबशी, मराक्षी, सिसिलियन और इतावली लड़कियों की भीड़ में वह जिनती की नवासी और मेहरूनिया की बेटी सैफुनिया को क्या याद रखता। मगर जब उसे दूर से बरार की मस्जिद के खूबसूरत मीनार नजर आने लगे तो हवा यक बयक गंगौली की तेज सुगंध से बोझिल हो गई। वह ये बात भूल गया कि वह जख्मों और चीखों के बियाबान में जिंदगी के 6 साल गुजार कर आ रहा है। वह ये भूल गया कि मशीन गनों की आवाज और बमों के धमाकों से किस तरह उसके जिंदा होने का यकीन कांप कांप जाया करता था। वहां से उसे ये सीखने में काफी देर लगी कि हवाई जहाज की आवाज सुनकर बाहर नहीं निकला जाता बल्कि छिप जाया जाता है। मगर गन्ने और अरहर के हरे भरे खेत देखकर वह ये तमाम बातें भूल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इक्का झूल झूल कर आगे बढ़ता रहा। घुंघरू बजते रहे और तन्नू पुरानी शराब की तरह पुराने दिनों के घूंट भरता रहा। उसने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे, यानी हकीम साहब के दरवाजे की मजलिस समाप्त हो चुकी होगी। लोग सिब्बू दा के दरवाजे पर होंगे। लड़के रुमालों के चूहे बना बनाकर एक दूसरे पर उछाल रहे होंगे। उसे लगा कि वह तो चूहे बनाने वालों को अब पहचान भी ना सकेगा। जाने कौन कौन से लड़के चूहे बनाने की उम्र के हो गए होंगे और क्या पता अब नौहा कौन पड़ता होगा। मसेंचा और मशू भाई ने तो नौहा पड़वाना छोड़ ही दिया होगा। ये लोग तो अब अंजुमन के सफ से निकलकर बूढ़ों में मिल गए होंगे और जोर जोर से रोने की प्रैक्टिस करते होंगे। वह आंखें बंद करके देख सकता था कि सिप्तुदा के कमरे दर कमरे में फर्श लगा हुआ है। उत्तरी सिरे पर बेहत्थों वाली एक कुर्सी एक सफेद चादर ओढ़े खड़ी हुई है। कुर्सी के सामने हकीम अली कबीर, अब्बू मियाँ, अब्बू सईद मियाँ और दूसरे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। बीच वाले दरवाजे से पीठ लगाए जवाद मियाँ बैठे हैं। उनसे लगे हुए फुस्सू मियाँ पसरे हुए हैं। मोहम्मद हुसैन और मशू मियाँ अंजुमन के लड़कों के साथ बीच फर्श पर हैं। छोटे बच्चे कुर्सी के इधर उधर रुमालों के चूहे उछाल रहे हैं और एक दूसरे से चुटकियां काट रहे हैं और शोर मचा रहे हैं और डांट सुन रहे हैं। उसे इस बात का ध्यान अब आया कि वे पूरे 6 साल तक गंगौली और उसके मुहर्रम के लिए हुड़कता रहा है और कल 8 की मजलिस है। अमिलवा हलवा बनावेगा। इससे ये भी पता चलता है कि अपनी जड़ों से कटना कितना मुश्किल होता है। हम चाहे कहीं भी रहें लेकिन हमारा दिल वही जगह तलाशता है जहां हमारा बचपन से लेकर लड़कपन बीता हो। और ये फैक्ट है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। पुरानी यादों को जब आप कुरेदते होंगे तो दिल हुड़कता होगा उन जगहों पर जाकर एक बार नजर मारने को। नील के पुराने गोदाम को देखकर उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने इक्के पर ना बैठा गया। वह इक्के से कूद पड़ा। इक्के वाले ने लगाम खींच ली। घोड़ा उस बूढ़े रास्ते पर रुक गया। तुम चलो, मैं आता हूं, तन्नू ने कहा। इक्के वाले ने जबान बजाई। घोड़े ने धुम से मक्खियां हिलाई और लीद करता हुआ आगे बढ़ गया। घुंघरुओं की आवाज दूर तक होती गई और फिर गन्ने के खेतों से इक्का ढक गया। तन्नू ने अपनी माशी ऊनी जर्सी की आस्तीनें चढ़ा ली। फिर वह गोदाम की तरफ बढ़ा। गर्दन
निहुड़ाए चीरती हुई एक गाय ने मुंह उठाकर उसे देखा। उसके पास खेलते हुए कुछ नंग धड़ंग बच्चे तनु के पीछे दौड़ने लगे। गोबर इकट्ठा करती हुई एक जवान चमाई उसे भागता देखकर मुस्कुरा दी और अपनी मां से बोली, तनी मियाँ के देख। तनु ये आवाज सुनकर रो गया। उसने उन दोनों की तरफ देखा। वे उनकी तरफ बढ़ गया। वे दोनों घबरा गईं। तैं के लड़की है? उसने लड़की से पूछा। परशुराम की। तैं कांग्रेसी की लड़की है? तन्नू ने उसे भुड़कावे सहम गई। तन्नू हंस दिया। आप शब्बू मियाँ का लड़का है ही ना? बहू ने पूछा जो घूंघट निकाल चुकी थी। हाँ। उसने जेब से 2 रुपए का एक नोट निकालकर जमीन पर खेलते हुए एक बच्चे के माथे पर चिपका दिया जो अब तक उसे घूर रहा था। हम तो सुना रहा कि परशुरामवा जेल में है तो ई लड़कवा काऊ डाक से भेजिस हैं। ई तो 2 बरस के ढेर का ना लग रहा। अब 2 बरस का हो ही जाए, लड़की ने कहा। बच्चा उस नोट को फाड़ना ही चाहता था कि बहू ने उसे छटक लिया। हाँ? तन्नू चीख पड़ा। देख लिया? रुकमनिया के बापू के तो दरोगा जी साल भर। हाँ हाँ, तन्नू ने उसकी बात काट दी। बात मत बना। मतलब परशुराम को जेल हुए काफी समय हो गया है और जो लड़का है वो इतना छोटा है कि किसी को भी शक होगा कि परशुराम यदि जेल में है तो ये लड़का कहां से आया। सारा कन्वर्सेशन जो है वही चल रहा है। मगर रुकमनिया की मां सफाई देना चाहती थी। वे ये नहीं चाहती थी कि शंभू मियाँ का बेटा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोचने लगे। मगर तन्नू के पास वक्त नहीं था। वह गोदाम की तरफ बढ़ गया। गज के दर्जों पर प्यार से हाथ फेर कर वे तीसरी मंजिल पर बैठ गया। सामने गंगौली थी, उसकी मां गंगौली। जब रात हो गई और रात में औरतें खेत की तरफ जाने लगी तो उसने सोचा कि अब चलना चाहिए। ठंडक भी बढ़ रही थी। 7 का चांद निकल चुका था और पोखर के टीलों पर कानाफूसी करते हुए आम, जामुन और पीपल के बूढ़े दरख्त दिखाई पड़ रहे थे। वे पल भर के लिए पोखर पर रुका। हर तरफ सन्नाटा था। पोखर का पानी दम साधे खड़ा हुआ चांद को टकटकी लगाए देख रहा था। उसने एक ढेला उछाल कर छिछली फेंकी। पहला ढेला जहां का तहां लुढ़क गया। उसने दूसरा ढेला फेंका और फिर तीसरा। एक ढेला पानी पर सरकता हुआ पोखर को पार कर गया। वह मुस्कुरा दिया। हाथों को झाड़कर उसने वुडबाइन की डिबिया निकाली जिसमें एक ही सिगरेट थी। सिगरेट जलाकर उसने डिबिया फेंक दी। फिर कुछ सोचे बिना उसने डिबिया को ठोकर मारी। वह उछलकर पोखर में जा गिरी। तनु गुनगुनाने लगा। कोई पुराना नौहा, इतना पुराना नौहा कि उसके शब्द वे भूल चुका था मगर धुन उसे याद थी। गन्ने के खेतों में हवा सरसरा रही थी। अब तो सैफुन का दिमाग औरों ना मिली। एक आवाज आई। तनु रुक गया। बाकी 3 इहो सोचे के बात बाई कि अब हम्माद मियाँ का करी हैं। करे कई रहेगा गईल बाय जोर जुलुम करके बाय अटाइल बाड़न बिचारू। कानी के कहत रहल कि एक दिन जब मियाँ ढेर बिगड़ल आई तब मिगदाद मियाँ अऊं के हाथ छोड़ देहलन। नहीं, ये सब उत्तर पट्टी के मियाँ लोगन की कहानी बाय, हम ना मानिब। तनु आगे बढ़ गया मगर अभी वे 2-4 कदम ही गया होगा कि उसके पैरों पर एक जंजीर फिर पड़ गई। कऊ आवत बाई। ये एक बड़ी रसीली आवाज थी। तन्नू ये सोचकर उदास हो गया कि ये आवाज ऐसे ही जवान हो गई जब वह यहां नहीं था। वह कोई आवारा आदमी नहीं था। शब्बू मियाँ, बशीर मियाँ और वजीर मियाँ के लड़कों में यही तो खास बात थी कि वे आवारा नहीं थे। यह तो गंगौली से 6 बरस की जुदाई का दर्द था जिसने तन्नू को उदास कर दिया था। हवा है रे। यह एक मर्दाना आवाज थी और इस आवाज को उसने पहचान लिया। ये अनवारुल हसन राकी के भतीजे मशीउतुल्ला उर्फ मसीता की आवाज थी। हवा ना है, हम हैं, तन्नू ने कहा। खेत ने कोई जवाब नहीं दिया। तन्नू गन्ने का एक पत्ता तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही फुस्सू मियाँ की खंबिया थी। बंद दरवाजों की दराजों से जनाने इमाम बाड़े में जलने वाले पेट्रोमैक्स की रोशनी झांक रही थी। दालान में 2 पलंग थे और उनसे मिली हुई कपड़े की कुछ आराम कुर्सियां पड़ी हुई थी। उस दालान को देखने के बाद तन्नू के लिए धीरे धीरे चलना असंभव हो गया। फुस्सू जा आदाब, उसने दूर से ही नारा मारा। जीते रहो, फुस्सू मियाँ ने कहा। बाकी ईंते गायब कहाँ हो गया रहा भाई? उन्होंने उसे लिपटा लिया। बाकी तू हो जैसे के तैसे, तनिको मोटे ना भयो। अल्लाह मियाँ कहीं ने के सब गोश्त तोरे फुस्सू चा पर चढ़ा दिया है। उसने फुस्सू मियाँ के तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। जवाब में फुस्सू मियाँ रोने लगे, यानी बाकायदा रोने लगे।
तन्नू घबरा गया और बोला, ई का साहब। तो यहाँ पर इस तरह के इमोशंस पढ़ते वक्त ये भी पता चलता है, अक्सर लोग डायलॉग मारते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता या मर्दों के लिए रोना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन इस आत्मकथा, गंगौली की आत्मकथा में, इस उपन्यास में हमने जगह जगह देखा है कि मर्द भी कितने ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं कि उनका भी रोना आसानी से छूट जाता है। आज भाई साहब होते तो कैसा खुश होते। फुस्सू मियाँ नाक छिनकने के लिए रुके। चारपाई के पाए में हाथ पोंछकर उन्होंने दामन से चश्मा साफ किया। हम इत्तेफाक से ओह बखत उसकी पटिया के पास बैठल रहे। मरते मरते तुम्हें याद करते गए। हमसे बोले, फुस्सू अब खुदा को जौन मंजूर होई, हमें तो जिंदगी इतनी मोहलत ना दी। बाकी हमें यकीन है कि तन्नू हमारी ख्वाहिश को ना टाली है। का ख्वाहिश रही उनकी? उन्हें सल्लो बहुत पसंद रही। फुस्सू मियाँ ने कहा, और उनकी बड़ी ख्वाहिश रही कि कोई तरह सल्लो को ऊ अपनी बहू बना ले। हम तो उनसे कहा कि भाई साहब आँख का हुक्म से राख पर। तन्नू माशाअल्लाह से दुनिया देख के आई हैं। अब ऊ कौनो निपट देहातिन को क्या ब्याह कर रही हैं भला। बाकी ऊ बोले, ए भाई तनुआ बैठा है का? जवाद मियाँ अपनी दाढ़ी फटकारते हुए आ गए। तन्नू खड़ा हो गया। आदाब दा। जीते रहो बेटा। हाय, आज जो शब्बू होते तो कितना खुश होते। आप तो अच्छे रहे ना दा। काहे ना अच्छे रहे बेटा। बाकी बुढ़ौती का कौनो इलाज है। आजकल ई साली रियाई ही बहुत परेशान किए हैं मुझको। उन्होंने बड़े इत्मीनान से पादा। सारा दालान गूंज गया। ई जावेद के सिवा और कऊ ना हो सकत। रब्बन बी की आवाज आई। तो का करें भाई, पदबो ना करें। निकले वाली चीज कोई रोके से रुकी है कि हम हुक्म चलाए ऊपर? जावेद मियाँ ने सवाल किया। आदाब छोटी दा। तन्नू ने सलाम किया। ई तू बहरवा कब से बैठे हो बेटा? सवाल हुआ। वह अंदर चला गया। रब्बन बी ने उसे लिपटा लिया। फिर सल्लो की माँ सकीना ने उसकी चटाचट बलाई ली। फिर सलमा, कुबरा, सैयदा, उम्मे लैला, कनौज, रबाब और महजबीन ने उसे सलाम किया। वह सलमा, कुबरा और सैयदा को गले ना लगा सका। हाथ तो उसने बढ़ाया, मगर यह देखकर वह रुक गया कि लड़कियां जवान हो चुकी हैं। जब वह गया था तो सलमा 13-14 साल की थी और महजबीन गोद में थी। वह आया तो महजबीन नौहा पढ़ रही थी। 6 बरस यूं तो कुछ भी नहीं, मगर बहुत कुछ है। 6 बरस में लड़कियां बिल्कुल जवान हो जाती हैं और फली पर पेशाब करने वालियां टाएं टाएं नौहा पढ़ने लगती हैं। महजबीन के हरे कुर्ते पर एक छोटा सा काला बट्टू झूल रहा था। तनु ने उसमें से छालियां और भुनी हुई गरी और धनिया का एक फंका मारा। वह रोने लगी। पहले तो कुबरा ने उसे बहलाने की कोशिश करी, मगर जब महजबीन ने बहलने से साफ इनकार कर दिया तो कुबरा बिगड़ गई। चुप रहे कि दइयों के एक चटकना। महजबीन सहम कर चुप हो गई। उसके चुप होते ही रब्बन बी ने फिर बोलना शुरू कर दिया। तनु हैरान रह गया कि 6 बरस में इतनी बातें कैसे हो गई। मुमताज मर गया, रुकैये मर गई, मौलवी बेदार सैफुनिया में फंसे और मिगदाद ने सैफुनिया से ब्याह कर लिया। पुन्नन मियाँ को उम्र कैद हो गई, झुंगुरिया को फांसी दे दी गई, गोवर्धन गोली खाकर टैम हो गया, मगफिये छुगुरिया से अटक गई है। वह बिल्कुल घबरा गया। और सबके ऊपर ई आफत भई कि सैफुनिया। रब्बन भी चुप हो गई। लड़कियां खड़ी थीं। ई तू लोग सिरवा पर चढ़ के काहे खड़ी हो? जाओ, दफन हो जाओ कहीं। लड़कियां बिसूरती हुई चली गईं। वे तन्नू के पास से जाना नहीं चाहती थी। इतने दिन के बाद तो आए थे उनके तन्नू भाई, मगर रब्बन बी की तानाशाही के आगे भला कौन टिक सकता था। रब्बन बी ने लड़कियों के टल जाने के बाद फिर बोलना चालू कर दिया। बोली, मैं का कहत रही हूं? आप सैफुनिया के बारे में कुछ बतलाने जा रही थी। हाँ, अब मैं का बताऊं बेटा? मुंह से निकाले की बात ना है, बाकी तुमसे का छिपाई। ई सैफुनिया मिगदाद की बहनी है। यह कैसे हो सकता है साहब? ये काहे ना हो सकता साहब? रब्बन भी चमकी। और ई कलयुग में का ना हो सकता? हम मादता ऐसा सोंठ खींच के बैठ गए हैं कि का कहें। अब ए बेटा हराम की हो चाहे हलाल की, बेटी फिरो बेटी है। और अब तक भाई बहन के यहाँ एक ठो लड़कियों हो गई। मगर छोटी दा, तोरे छोटी दद्दा के कहे से सच झूठ तो ना हो रहा कि हो जाई है।
एहर बेटा बहिनी से ब्याह किए बैठा है और वो सैयद बने फिक्र में है। मार ढूंढ ढांड के दरभंगे से सैयद दमादो लिए आए हैं। तो हम्माद मियाँ की ये दिली ख्वाहिश थी कि उनके ऊपर से ये जो मिश्रित खून का बट्टा लगा हुआ है वो धुल जाए। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उनकी माँ जो है वो जुलाहिन थी और वे बार बार अपने मन को ये समझाया करते थे कि वंश जो है वो तो पिता के होने से बढ़ता है। का मिकदाद इतने बड़े हो गए साहब कि ब्याहो कर लीन और एक ठो लड़कियों हो गई। लियो काका मिकदाद उतने ही बड़े रहते जितने तू छोड़ गए रहियो। रब्बन भी हंस पड़ी। अच्छा अब ई तनी बतावा कि लड़ैया बिल्कुल खत्म हो गई के कौनो कौर कसर बाकी है अब भाई? जी लड़ाई बिल्कुल खत्म हो गई है। लड़ाइयों के खत्म होए के एक तो मन्नत माने रही हूं कि लड़ाइया खत्म हुई है और दू साथ खैरियत के अल्यो त एक तो मजलिस कर रही हूं और मौली कब्बन साहब के पढ़वइयों हूं। बाकी ऊ तो बड़े मौलवी हैं। रबी अव्वल से पहले तो न मिली हैं। तो रबी अव्वल को यहाँ पर फुटनोट में नीचे दिया हुआ है। रबी उल अव्वल अरबी के एक महीने का नाम है। रबी अव्वल से पहले ते न मिले हैं। राजा महाराजा किए पढ़ी हैं कि हमरे हिया अइये हैं। बाकी पढ़ाइए को है उन्हीं से। ए तन्नू फुस्सू में आ गए। का भाई दरवाजवा पर की मजलिस पे ना चली होगा। चलिए 6 बरस के बाद उस मानूस रास्ते पर चलना तन्नू को बहुत अजीब लगा। बसवाणी जस की तस थी। जुलाहों के मकान जैसे के तैसे थे। अंजुमने हुसैनिया की अधूरी मस्जिद उतनी ही अधूरी थी जितनी में उसे छोड़ गया था और उसी तरह गड़ई में झांक झांक कर अपना मुंह देख रही थी और अपने अधूरेपन पर शर्माई जा रही थी। किराए का इक्का दरवाजे से कुछ इधर ही दीवार पर टिका हुआ था। पास ही उसका घोड़ा घास खा रहा था और जमीन उसके पेशाब से भीगी हुई थी। फाटक से झांकने वाली गैस की रोशनी उसे बुरी तरह घूर रही थी। तो आज का ये जिक्र हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में इससे आगे का हाले बयां हम जानेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।